हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आपको इस चैनल पे डेली केवीएस टीएचडी पीएचडी की रिगार्डिंग इंग्लिश की क्लासेस अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड, इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर आज हम आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है, क्लास 8 मोस्टली ये टीजीटी का ही वीडियो मैं बना रही हूँ। जो क्लास 8 की एनसीईआरटी उसके ऑल चैप्टर में वन वीडियो सीरीज़ लेकर आई हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने आपको क्लास 6 का पूरा वीडियो अपलोड करके दे दिया है। हमारा 9th भी कंप्लीट हो गया, 10th भी कंप्लीट हो गया, बस हमारा 8th एंड 7th क्लास का बचा हुआ है। तो आज जो मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ वो क्लास 8th का ऑल चैप्टर इन वन वीडियो सीरीज़ है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट 10 है। तो फ्रेंड, बिना लेट किए हुए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पूरा दिखा देना चाहती हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये हनी ड्यू बुक है, आपका क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है उसका नाम ही हनी ड्यू है। तो हनी ड्यू बुक का जितने भी आपके चैप्टर हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं आपको अभी स्टोरी इसको नरेट करके बताऊँगी। तो जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है, फिर मैंने आपको कंक्लूजन भी इस स्टोरी का पूरा कंक्लूजन बताया है। फिर उससे इस वाले स्टोरी से हमें कौन सी मॉरल थॉट, कौन सी वैल्यू हमें टीच होती है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। देन कुछ इंपॉर्टेंट जो टफ वर्ड मीनिंग है उसको भी मैंने यहाँ पास किया है। जैसे कि रोल टॉप मीन्स क्या होता है, रोल टॉप मीन्स क्या होता है, मीन्स फ्लेक्सिबल। तो इसी प्रकार से मैंने फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी ऐड किए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम का लेवल, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो सकेगा। तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी हर चैप्टर के एंड में मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो ये आपको दिखाऊंगी। इसी टाइप से मैंने ऑल चैप्टर मैंने इस वाले वीडियो में कवर किए हैं। जैसे कि सेकंड हमारा जो चैप्टर है द सुनामी, जिसमें कि 3 स्टोरी आपको दिखाई गई है। पार्ट फर्स्ट यहाँ पास देख सकते हैं, मैं द सुनामी का द पार्ट फर्स्ट है। देन अगेन पार्ट सेकेंड है, अगेन पार्ट थर्ड है। फिर इसमें मैंने देखिए यहाँ कंक्लूजन भी डाला है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने ऐसे किया। ऐसे ही पूरा ही आपका हर चैप्टर बताने लगूंगी, तो वो इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ निकल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, सुनामी के बाद हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है एस डी सावंत द्वारा लिखा गया। और उसके बाद मैंने इसका भी आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन, समरी, सब कुछ आपको डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पास आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पास मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, आप कहीं से भी कुछ भी आ जाए आपके क्लास 8 से, तो आपका कुछ भी मिस ना हो। ऐसे ही मैंने क्लास 6 की पूरी ही एनसीईआरटी आपको कवर करवा दी है। कल क्लास 10th की पूरी कवर करा दी, क्लास 9th की भी कवर करा दी, बट 8 और 7 बचा हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ये दोनों भी आपका कवर करा दूँ। तो 8th का मैं आज लेकर आई हूँ, 7th का भी जल्द ही लेकर आऊँगी। बस आप अपना सहयोग, अपना प्यार दुलार मेरे चैनल के साथ बनाए रहिए। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 4 है बिपिन बाबू चौधरी, लैप्स ऑफ मेमोरी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मीन्स हमारा चैप्टर 4 अगेन, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, चैप्टर 5 है द समिट विद इन। यहाँ पास इसकी समरी है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नीचे है। तो इस प्रकार से मतलब पूरे ही चैप्टर मैंने ऐड किए हैं। अब आपको क्या दिखाना, अगर आप लोगों ने मेरे एक भी पहले के वीडियोस से देखे होंगे तो आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। मैं सारे ही चैप्टर मैं पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं पढ़ाती हूँ। फिर हमारा चैप्टर 6 आता है, दिस इज अ जॉडिस फोनी। फिर दिस इज जोडिस फोन नाम है, वहाँ पास स्पेलिंग मिस हो गया है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी, डोंट वरी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और भी चैप्टर आपके हैं, तो हर एक चैप्टर आपको दिखाने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। चैप्टर 7 है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, एंड चैप्टर 8 है दी एंट एंड द क्रिकेट। ये तो पोएम हमारा आ गया। तो आज जो हम मोस्टली प्रोज को कवर करेंगे, प्रोज को कवर करने के बाद जो हनी ड्यू बुक का जितने भी पोएम है उसको भी कवर करेंगे। मैं देख रहे हैं आप, मैंने पूरे पोएम भी यहाँ पास ऐड करके रखे हैं, जिससे कि कुछ भी आपका छूट ना पाए। तो आज तो हम मोस्टली आपके प्रोज पार्ट को ही कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी स्टोरी है। इसके राइटर है माइकल मार पोर्गो।
मीन्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी राइटर का अगर नेम आपके चैप्टर में मेंशन है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर चैप्टर का नाम हर चैप्टर के नेम के आगे आप उसके राइटर का नेम जरूर मेंशन करके एक नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी बाय माइकल मोरपोर्गो। तो इसके राइटर का नाम आप बार बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, माइकल मोरपोर्गो, कि इससे आपको क्या होगा, इनका नेम बिल्कुल माइंड में छप जाएगा। द नरेटर बाइज एन ओल्ड डिस्क एंड फाइंड्स अ लेटर इनसाइड इट रिटेन बाय एन इंग्लिश सोल्जर जिम मैकफेशन टू हिज वाइफ। अब देखिए यहाँ पास कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिम मैकफेशन हैं, जो जिसकी वाइफ रहती है कोनी रहती है। इनकी वाइफ का क्या नाम रहता है, कोनी रहता है। मतलब यहाँ पास ये स्टोरी है फ्रेंड कि एक मतलब जो हमारे राइटर हैं वो एक न्यू डेस्क खरीदना चाहते थे, बट उतना वो एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक मतलब कह लीजिए कि एक ओल्ड शॉप से एक पुरानी टेबल खरीद ली, जिसमें उनको एक लेटर मिलता है जो किसका रहता है, माइकल वो सॉरी मैकफेर्शन का रहता है, जिन्होंने अपनी वाइफ को वो लेटर लिखा होता है, बट वो लेटर पोस्ट नहीं हो पाता है। तो उसी ड्रॉ में उनको ये लेटर मिलता है। तो हालांकि वो राइटर जो हमारे हैं, जो हमारे नरेटर है, वो लेटर नहीं ओपन करना चाहते थे, क्योंकि किसी और का लेटर किसी और को ओपन नहीं करना चाहिए। तो वो फिर भी अपनी वो क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाते और वो लेटर वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो खुद डिसाइड करते हैं कि ये लेटर मैं खुद अपने हाथों से मिस कोनी को वो जाके डिलीवर करूँगा। मतलब एक प्रकार की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये बोला गया है कि एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, माइकल मोरपोर्गो के द्वारा लिखी गई है। इसके जो कैरेक्टर हैं, एक तो हमारे नरेटर ही हैं, दूसरे हैं सोल्जर जिम मैकफेशन, और तीसरी हमारी इनकी वाइफ है मिस कोनी। तो फ्रेंड आपके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सारे ही कैरेक्टर, अपने चैप्टर के सारे ही कैरेक्टर को आप ध्यान में रख के चला करिए। द लेसन best Christmas present in the world recites a Christmas story in the midst of a war. It reflects upon the longing of the soldiers to reunite with their enemies, to their families. तो इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से मतलब क्रिसमस के जो सोल्जर रहते हैं वो किस प्रकार से अपने मीन्स अपने क्रिसमस के ईव को या फिर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो जो उनकी एनिमीज़ जो रहती है वो उनके साथ मतलब जिनके साथ उनका युद्ध चल रहा होता है उन्हीं के साथ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक तो ये स्टोरी दिखाई है कि वो मतलब क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ रीयूनिट करके सेलिब्रेट करना चाहते थे हे। और सेकंड स्टोरी ये दिखाई है, ऑन द अदर हैंड इट आल्सो थ्रोज लाइट अपॉन द लॉन्गिंग ऑफ द फैमिलीज ऑफ दीज सोल्जर। वन सच वाइफ, इनकी वाइफ का देख लीजिए कॉनी, जिनकी एज अब कितनी एज हो जाती है जब नरेटर उनसे मिलने जाते हैं तो 101 ईयर्स और मतलब 101 साल की उनकी एज रहती है, मिस कोनी की एज रहती है जब नरेटर उनको लेटर सौंपने जाता है। ओल्ड लेडी हुज हस्बैंड वाज अ सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से आर्मी की दो आर्मी की बात चली है। एक तो ब्रिटिश आर्मी है, नीचे दूसरी आर्मी मैं नीचे आपको बताऊंगी। वो क्या कहते हैं, जब वो नरेटर हमारा लेटर मिस कोनी को डिलीवर करने जाता है, अपने खुद कहता है मैं खुद से उनको डिलीवर करूंगा, तो मिस कोनी क्या सोचती हैं कि वो काफ़ी बूढ़ी भी रहती है, वो सोचती हैं कि उनके हस्बैंड मिस्टर जिम ही उनको ये लेटर देने आए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि तुम क्रिसमस में मुझसे मिलने आए हो या फिर ये लेटर मेरे लिए लेकर आए हो, तो इसको ही वो अपना बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मानती हैं। आई होप आप लोग सबको समझ चुके होंगे, ये स्टोरी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मिसअंडरस्टूड मतलब वो मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं, कौन हो जाती है, मिस कौन हो जाती है, हर विजिटर टू बी हर हस्बैंड। मतलब वो उस विजिटर को, हमारे नरेटर को क्या समझ लेती हैं, अपना हस्बैंड समझ लेती हैं मिस्टर जिम। एंड कॉल द सो कॉल्ड रीयूनियन, कहती हैं कि बहुत अच्छा रीयूनियन है और इसीलिए उसको पुकारते हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पास हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। वॉर कैन ओनली रिजल्ट इन हेट्रेड एंड डिस्ट्रक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। वॉर अगर किसी दो देशों के बीच वॉर हो रहा है तो केवल उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे यही होगा कि लोगों के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी, लोगों के बीच हेट्रेड पैदा हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। तो देशों के बीच, टू कंट्रीज के बीच, बट ए स्मॉल गेस्चर ऑफ काइंडनेस, बट एक अगर छोटा सा गेट टुगेदर दो देशों के बीच के सैनिकों के बीच में होता है तो बहुत अच्छा, मतलब एक प्रकार का लोगों को पीस प्रदान करता है। ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर, मतलब सभी के लिए एक बेटर प्लेस बन सकता है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लेसन हाईलाइट्स हाउ टू आर्मीज
ये वाला चैप्टर जो है हमें हाइलाइट्स करता है कि कैसे दो आर्मीज इंस्टेड ऑफ हेटिंग ईच अदर, हालांकि वो दोनों वो आर्मी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, हेट करते थे, मीट चेयरफुली, बट वो क्रिसमस पे वो मीट चेयरफुली मतलब बहुत ही प्रशंसा के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्ले भी करते हैं, मीन्स कुछ गेम भी खेलते हैं और ईव को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के। एंड इट्स बिकम वन ऑफ द बेस्ट क्रिसमस ऑफ द ईयर। और जब वो लोग अपने अपने फिर अपने अपनी आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं कि ये हमारे लाइफ का सबसे अच्छा बेस्ट प्रेजेंट है, मतलब आज तक की क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है ये हमारे पूरे लाइफ का। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। द स्टोरी आल्सो हाईलाइट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड एम्पथी, और दूसरी स्टोरी ये भी हाईलाइट करती है कि किस प्रकार से एक अनजान व्यक्ति, मीन्स हमारा नरेटर मिस कोनी के लिए बिल्कुल ही अनजान था, तो किस प्रकार से उसका काइंडनेस एंड एम्पथी बाय द नरेटर व्हेन ही डिसाइड टू हैंड ओवर द लेटर्स ही फाउंड्स ऑन हिज डेस्क टू मिसेस मैकफेर्शन। जो मिसेस मैकफेर्शन कौन हुई? मिस कोनी ही तो हुई, क्योंकि वो मिस्टर मैकफेर्शन की वाइफ है तो उनको मिसेस मैकफेर्शन भी बोल सकते हैं। तो वो इसलिए वो डिसाइड करते हैं, मतलब ये उनकी काइंडनेस ही रहती है, उनका एम्पैथी ही शो होता है कि मिसेस मैकफेर्सन को खुद अपने हाथों से क्या करना चाहते हैं। हैप्पी मतलब टू हु गेट्स हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द लास्ट मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, वो जो उनके हस्बैंड की लास्ट मेमोरी थी, वो लेटर था, वो कहते हैं कि मैं खुद अपने हाथों से जाके मिस कोनी को सौंप कर आऊँगा। समटाइम इट्स जस्ट टेक अ लिटिल काइंडनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर पीपल टू मेक देम हैप्पी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा छोटा सा किया गया कार्य दूसरे सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा प्रदान करता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस प्रदान करता है। तो आई होप आप इसका कंक्लूजन भी जान गए हैं, ये सभी आपका क्लियर हो गया है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। मैं इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल लेसन टीच होता है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वॉर एंड फाइट ऑलवेज क्रिएट सैडनेस एंड एंगर। सभी को पता है कि वॉर के द्वारा कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं, हमेशा वहाँ पर जहाँ वॉर होगा वहाँ सब कुछ सैडनेस और एंगर ही होगा। द सेलिब्रेशन एंड नेगोटिएशन आर द थिंग्स विच कैन कीप एवरीवन हैप्पी। अगर कहीं सेलिब्रेशन या नेगोटिएशन हो रहा है तो वहाँ पास हमेशा शांति ही रहेगी, हम हमेशा वहाँ पास खुशहाली ही रहेगी। वी शुड अवॉइड वॉर एंड शुड ट्राई टू मेंटेन पीस। हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी चाहे जैसे भी वॉर हो, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। और मैं एक प्रकार का अपने देश में, अपने घर में, अपने परिवार में, सब जगह क्या करना चाहिए, एक प्रकार का शांति मेंटेन करके रखना चाहिए। अ मैन कैन फाइट मैनी fights in his life, but then also his main character is to be peaceful and only it can make him happy। मतलब हाँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते होंगे जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइट करना पड़ता होगा, बट अपनी ज़िंदगी को आप ऐसे नहीं फाइटफुल नहीं बना सकते। आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से पीसफुल बना के रखिए, आप अपना कैरेक्टर ऐसे बना के रखिए कि लोग प्रशंसनीय उसको समझिए, आपके कैरेक्टर को लोग नोटेबल समझे, और जैसे कि उससे आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो फिर यहाँ पास हो गया। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि इसका अगर कोई टफ वर्ड मीनिंग है तो उसका क्या होगा आंसर, इससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी और मेरी बताने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लीजिए कि पूरा आपके इस समरी में यूज़ हुआ है रोल टॉप। रोल टॉप मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, क्लम्सली मीन्स होता है पुअरली कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, और ब्रूट फोर्स मीन्स होता है स्ट्रीम एप्लीकेशन और यूज़ ऑफ फोर्स। मीन्स वो जो डेस्क रहता है उसका जो ड्रॉ रहता है, तो हालांकि सारे ड्रॉज तो जब नरेटर हमारा ओपन करता है आराम से ओपन हो जाता है, बट एक ड्रॉ ऐसा रहता है जो कि काफ़ी फोर्स लगा के, काफ़ी ब्रूट फोर्स लगा के नरेटर ओपन करता है तब भी नहीं होता। तो वो काफ़ी मीन्स काफ़ी ज़्यादा ब्रूट फोर्स लगाता है, मीन्स काफ़ी फोर्स लगाता है तब जाके वो ओपन होता है और उसी में वो लेटर लिखा रखा रहता है। तो ये वाली लाइन वहाँ से उठाई गई है। फिर लॉप साइडेड मीन्स होता है आइदर साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग एसिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर एक बार हम देख लेते हैं, वो तो पूरा फर्स्ट में मैंने ऐड कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको क्लियर करा दूं। क्या है कि हर चैप्टर का मैं इसलिए साथ में क्वेश्चन आंसर कराती हूँ कि आपको चैप्टर जब क्लियर हो गया हो तो आप उसका आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना है, मेरी समरी अच्छे से सुनी है, सब कुछ ध्यान से सुना है, तो आप उसका आराम से आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डिड द आउथर स्पॉट इन ब्रिजफोर्ड। ब्रिजफोर्ड ये है फ्रेंड लंदन का एक मार्केट है। तो लंदन का एक मार्केट है जहाँ पास उसको ये ओल्ड दुकान मिलती है, मीन्स ओल्ड डेस्क की दुकान मिलती है, वहीं से वो ओल्ड डेस्क खरीदता है, मीन्स सेकेंड हैंड जो डेस्क रहता है वहीं से खरीदता है। और जंक शॉप, वहाँ पास एक जंक शॉप देखता है
ब्रिजफोर्ड पे क्या दिखता है, ब्रिजफोर्ड पे वो क्या दिखता है, जो कि लंदन की एक शॉप है, मीन्स एक मार्केट है। ब्रिजफोर्ड जो है वो लंदन लंदन की एक मार्केट है, वहाँ पास वो एक जंक शॉप देखता है, स्पॉटेड बाय द ऑथर इन ब्रिजफोर्ड। तो वहीं पास वो एक क्या देखता है, एक जंक शॉप देखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द ऑथर सी इन ब्रिजफोर्ड? ब्रिजफोर्ड पर वो क्या क्या दिखता है? और 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी काफ़ी पुराना वो रोल टॉप जो रहता है, रोल टॉप डेस्क रहता है, जो काफ़ी पुराना रहता है। कब का रहता है? आप में के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो रोल टॉप डेस्क रहता है वो कब का रहता है। तो यहाँ पास देखिए, और 19th सेंचुरी का रहता है वो, मेड फ्रॉम ओक। अब यहाँ पास ये देखिए ओक एकदम अच्छे से मेंशन है, तो आप में ये भी हो सकता है कि जो रोल टॉप डेस्क बना हुआ था कौन सी लकड़ी से बना हुआ था। तो ओक की लकड़ी से बना तो होता है, क्योंकि ओक का जो पेड़ होता है वो ओक की लकड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो ओक के वुडन से बना हुआ था। वॉज नोटिस बाय द ऑथर इन द ब्रिजफोर्ड, यही नोटिस किया गया था ब्रिजफोर्ड मार्केट में। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डिड ही बाई इन द जंक शॉप इन ब्रिजफोर्ड? क्या बाई करता है? द रोल टॉप डेस्क वॉज बर्nt एंड डिस इंटीग्रेटेड इंटू सेवरल पीसेस, बट ही स्टिल गॉट इट अलॉन्ग विथ अनदर टेबल विद अ क्लमजी लेग। वो क्या कहता है, हालांकि वो लेना तो चाहता है, रोल टॉप वो डेस्क तो लेना चाहता है, बट उसकी इतनी इनकम नहीं रहती है, इतना उसके पास सोर्स नहीं रहता है कि वो न्यू डेस्क एफर्ट कर सके। तो वो क्या कहता है, काफ़ी ख़राब हालत में रहता है, मतलब उसके पैर वैर जो रहते हैं काफ़ी अच्छे हालत में नहीं रहते। तो वो क्या कहता है कि हाँ मैं एक ही डेस्क ले लेता हूँ सेकेंड हैंड, बट मैं इसको अच्छे कंडीशन में कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डिड द ऑथर डू विद द डेस्क? डेस्क के साथ वो ऑथर क्या करता है? सिंस द डेस्क वॉज इन बैड कंडीशन, ये मैंने आपको बताया ही, द ऑथर ट्राई टू रिनोवेट इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव पर जब अपने सारे काम करके राइटर हमारा नरेटर फ्री होता है, तो फिर वो जाता है डेस्क को सही करने के, मीन्स अच्छे हालात में डेस्क को करने के लिए जाता है। कब जाता है? क्रिसमस ईव पे जाता है। शी स्टार्टेड बाय पुलिंग आउट द ड्रॉर्स एंड रिमूविंग द रोल टॉप, मीन्स वो सबको सही करता है और सारे ही ड्रॉर्स के उसमें जितने भी ड्रॉर्स बने रहते हैं सभी को खींच खींच के देखता है, उसको सही करता है। तो उसी में से एक ड्रॉ जो टाइट से बंद था वो जब ओपन करता है तो उसमें उसको लेटर मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका सॉरी मेरे टीच करने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो हमारा सेकंड चैप्टर आता है जिसका नेम है सुनामी, दी सुनामी चैप्टर को फ्रेंड 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लग जाएगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सुनामी और नेचुरल डिजास्टर, ये सभी को पता है कि सुनामी एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर है, कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक इन द सी। जब सी में एक अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी आ जाती है। अफेक्टेड मैनी पीपल इन, अब देखिए ये बात कब की हो रही है, यहाँ पास पूरा ईयर डला हुआ, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप नोटिस कर लीजिए कि ये जो सुनामी चैप्टर है आपका कब की बात है, 26 दिसंबर 2004 की बात है। दिस चैप्टर गिव्स द डिटेल्स ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट विथ अक्योर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब कहाँ कहाँ पास हुआ है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सीधे इससे क्वेश्चन बन जाएगा, मीन्स आप देखिए यहाँ पास पूरे 3-4 जगह है, मीन्स इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, अंडमान निकोबार, तो एक में ही लिया जाता है ये दोनों आइलैंड को। तो यहाँ पास 4 जगहों का मेंशन है, तो इसमें 4 में एक अलग सा डाल देंगे, मतलब अलग सा कोई डाल देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पास मतलब ये कौन सा मिसमैच है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना पड़ेगा कि कहाँ पास इस जो सुनामी का लहर कहाँ कहाँ उठा था, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, अंडमान एंड निकोबार। ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मैनी पीपल saw द ट्रेजेडी हैपन, मतलब बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस ट्रेजेडी को अपनी आंखों से देखा। एंड सम लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस, और उसमें से कितनों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को खो दिया, कईयों ने अपने जानवरों अपने पेट को खो दिया, काफ़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सम लॉस्ट देयर शेल्टर मीन्स होता है घर, सम लॉस्ट देयर शेल्टर, अदर्स देयर पेट्स मीन्स जो पालतू जानवर होते हैं। द चैप्टर डिस्क्राइब सम ऑफ द स्टोरीज विच अक्यूर्ड एट दैट टाइम। तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है फ्रेंड, ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज तो उसमें थे, बट कुछ स्टोरीज को लेके ये चैप्टर हमारा डिस्क्राइब करता है। इसके मेन कैरेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पास कौन सा रहता है, इग्नेशियस रहते हैं, संजीव में रहते हैं, मेघना रहती है, एल्मस रहता है एंड टिली। इतने सारे कैरेक्टर को लेके ये हमारा चैप्टर डिस्क्राइब किया गया है, जो कि 3 पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। इट टेल्स हाउ ब्रेव द पीपल एंड एनिमल्स वर लकी या नॉट, मतलब उनमें से कितने लोग लकी थे, कितने लोग अपनी जान बचा पाए, कितने लोग जान नहीं बचा पाए, ये पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करता है।
दे टुक इट इन द देयर स्ट्राइड एंड मेड देयर लाइफ बेटर। मतलब किस प्रकार से उन्होंने इस पूरे स्ट्राइड को कैसे देखा और कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाया, ये पूरी स्टोरी इस वाले समरी में आपको दिखाई जाएगी। तो इसके मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता ही दिए हैं, आपको इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम बिल्कुल मुँह ज़बानी रटना हो, मीन्स ध्यान में रखना होगा। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप नोटिस ही कर लेंगे। जैसे इग्नेशियस है, संजीव हैं, मेघना है, अल्मस है एंड टिली हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं आप देख लीजिए कि इन्होंने किस प्रकार से ब्रेवरी दिखाकर कई लोगों की अपनी जान तो बचाई ही, प्लस इन लोगों ने कई और लोगों की हेल्प भी की, इतने कैरेक्टर्स में दिखाए गए हैं। तो जो हमारा द सुनामी का है पार्ट फर्स्ट समरी देख लेते हैं एक बार। पार्ट फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टोरीज। इसमें 4 स्टोरीज को दिखाया गया। और पीपल हु फेस द डेडली सुनामी ऑन December 26, 2004। इन लोगों ने जो ये मौत का जो लहर आया था वो 26 दिसंबर 2004 को इन लोगों ने अपने आंखों से देखा था। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, जो हमारी 4 स्टोरी फर्स्ट पार्ट में कंसिस्ट की गई है। इट डिस्कस हाउ द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल हु हेल्ड फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार। तो फर्स्ट वाले जो पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट स्टोरी है वो हमें कहाँ कहाँ की स्टोरी पता चलती है, अंडमान एंड निकोबार की पता चलती है। और अर्चिपेलागो वर इम्पैक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ द ड्रेडफुल सुनामी। कौन इससे इफेक्ट हुआ था, तो ये कैरेक्टर आप देख लीजिए। इन द फर्स्ट स्टोरी, इसका फर्स्ट स्टोरी का देखिए ये कौन है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट कौन है, इग्नेशियस है। वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटशेल। तो आप ये देख लीजिए कि ये कहाँ का है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इग्नेशियस कहाँ का मैनेजर रहता है, तो इग्नेशियस कहाँ का मैनेजर रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटशेल का है। His wife woke up at 6 a.m. when she could sense a few tremors. However, just a second, friend. However, it was not just a simple earthquake, it was a sea rising. A tsunami had struck that place. The waves were so huge and that it swept away his family, including his wife, children, father-in-laws and brother-in-laws. तो मतलब इनके फैमिली में इतने रहते हैं, मतलब उनकी वाइफ रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनके फादर इन लॉ रहते हैं, उनके मदर इन लॉ रहते हैं। तो इनकी वाइफ जब सुबह 6 बजे उठती हैं तो वो कुछ ट्रेमर्स महसूस करती हैं, मीन्स कुछ महसूस करती हैं, बट उन्हें लगता है कि एक सिंपल अर्थक्वेक है, बट वो सिंपल अर्थक्वेक नहीं रहता। इट वॉज अ सी राइजिंग, मतलब वो सी का उठना रहता है, मीन्स जैसे कि वो लहरें रहती हैं बहुत तेज़ी से, वो वाला देखने रहता है। फिर ये एक प्रकार से अ सुनामी हैड स्ट्रक दैट प्लेस, मतलब धीरे धीरे वो पूरा सुनामी का लहर पूरे इस प्लेस को घेर लेता है। तो उसमें मैंने स्टोरी आपको ये बता ही दी कि उनके फैमिली में कौन कौन रहता है, वाइफ रहती है, उनके चिल्ड्रन रहते हैं, उनके फादर इन लॉ रहते हैं, उनकी मदर इन लॉ रहती है। और सेकंड स्टोरी जो हमारा कवर करता है, देखिए स्टोरी ये बहुत बड़ी, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिया है कि काफ़ी कुछ आपका कवर हो सके। मोस्टली इसमें अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही आएगा कि अंडमान निकोबार से कौन सी फैमिली बिलोंग करती थी। ये कैरेक्टर बेस ही आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सारे ही कैरेक्टर को अच्छे से इंक्लूड किया है। तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट का सेकंड स्टोरी है, अब पुलिसमैन, इसमें एक पुलिसमैन के का नाम पुलिसमैन की स्टोरी बताई है, उसका नेम क्या रहता है, संजीव रहता है। हिज नेम इज संजीव। सेड हिज फैमिली मेम्बर्स जस्ट अ सेकेंड, comprising his wife and his baby daughter from the dangerous waves. However, he drowned while trying to rescue the guest house cook, John's wife, as the huge waves washed both of them away. हालांकि वो अपनी वाइफ और बच्चे को तो बचा लेता है, बट उसके जो वो रहते हैं गेस्ट हाउस के जो और भी रहते हैं, जो उसकी जॉन की वाइफ रहती है, उनको वो वेव अपने साथ बहाकर ले जाती है। उनको बचाने की कोशिश तो मिस्टर संजीव करते हैं, बट बचा नहीं पाते हैं। तो हमारी जो थर्ड स्टोरी है, अबाउट अ 13-year-old गर्ल, ये किसके बारे में है, मेघना के बारे में। कितने साल की रहती है, 13 ईयर की लड़की 30 ईयर की रहती है। कौन रहती है, मेघना। तो जो हमारा थर्ड स्टोरी कंसिस्ट किया है वो किसकी स्टोरी किया है, मेघना की किया है। हु वॉज सेप्ट अवे बाई द वेव्स अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड मैनी अदर पीपल। सी वॉज फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग अ वुडन प्लैंक एंड वॉज जस्ट अ सेकेंड was brought to shore by a wave. Although she was saved, she was completely dazed as she walked on the seashore. क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अपने फैमिली से बिछड़ जाती है, और वो जो समुद्र की जो लहरें हैं उसमें ये बहती जाती है। वहाँ पास इसको क्या मिलता है, एक वो मिलता है, एक मान लीजिए लकड़ी का वैसे बहाव वाला मिलता है,
लकड़ी का पटरा टाइप का कुछ कह लीजिए, कुछ ऐसा मिलता है जिसको वो उसको पकड़ के वो सी तो पार कर लेते हैं, उसके मतलब लहरों के द्वारा वो सी के किनारे पे तो चली जाती है, बट वो अपना मानसिक संतुलन वो खो देती है और उसी मीन्स वो जो वहाँ पास है वो टहलती रहती है, मीन्स जो सी के किनारे जो समुद्री किनारे है वहाँ वो टहलती रहती है, क्योंकि उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल जाता है। मीन्स इतना सब कुछ वो अपनी आंखों के सामने इतना डेंजरस वेव वगैरह देख लेती, सुनामी देख लेती है, तो वो उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल जाता है। जो हमारा फोर्थ स्टोरी पार्ट वन का फोर्थ ये है, तो वो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, इज़ अबाउट अलमस जावेद। इसके इसके देखिए कैरेक्टर आप देख लीजिए एक बार, जो हमारा फोर्थ स्टोरी कंसिस्ट करता है। और 10 ईयर ओल्ड गर्ल, कौन है? अलमस की स्टोरी है, जो कि एक 10 ईयर की ओल्ड गर्ल है। हर फादर हैड नोटिस दैट द सी वाटर वॉज रिसेंडिंग आफ्टर द ट्रेमर्स। ही रियलाइज ही दिस वॉज द साइन ऑफ अ बिगर डजन। उस जब देखती है कि थोड़ा हल्का हल्का वो सी जो उसकी तरफ उसके फादर देखते हैं कि हल्का हल्का सी उन लोगों की तरफ आ रहा है, तो उनको लगता है कि ये कोई डेंजर का चीज़ ही है, मतलब ये कोई बिगर डेंजर है। सो ही वॉन्ट एवरी वन टू टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस। वो कहते हैं कि सभी लोग, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक खतरे का ये निशानी है कि इस प्रकार का सी आगे सी वेव्स का आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक का निशानी है। तो सभी लोग क्या हो जाए, एक प्रकार का शेल्टर ले लो, किस प्रकार का सेफ जगह सब लोग शेल्टर ले लो। While he was helping others, a huge waves came and washed away Alma's father along with her grandfather. हालांकि वो लोग एक दूसरे की मदद तो करते हैं, बट इस वाले वेव में क्या होता है, अलमस के फादर और उसके जो ग्रैंड फादर रहते हैं उसको भाग के ले जाती है। स्लोली हर इंटायर फैमिली वॉज स्वेप्ट अवे। धीरे धीरे सारी ही फैमिली को वो अपने साथ स्वेप्ट कर लेती है। वाइल अलमस हैड क्लिम्ड ऑन अ फ्लोटिंग वुडन। ये भी एक वुडन के उसमें वुडन के मान लीजिए दफ्ती या फिर कुछ भी कह लीजिए, उस पर भी ये फ्लोटिंग करते करते ये भी किनारे चले जाते हैं। वेन जब ये जगती है, वेन शी वोक अप शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल इन, अब यहाँ देख लीजिए हॉस्पिटल का नेम क्या था, कमोटा हॉस्पिटल का नेम था। ये जब खुद को आँख खोलती है, मतलब ये भी एक उस वुडन के वो जो स्लाइड रहती है, वुडन की जो स्लाइड रहती है उस पर तैरते तैरते बेहोश हो जाती है। उस पर फिर क्या होता है, इसकी जब नींद खुलती है तो ये खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, और हॉस्पिटल का नेम क्या है, कमोटा है। सी वॉज सो ट्रोमेस्टाइज्ड दैट सी नेवर टॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। हालांकि जब से उसकी आँख खुलती है तो कई लोग वहाँ से उससे पूछते हैं कि सुनामी के बारे में सब कुछ पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट उसकी हालत ही ऐसी नहीं रहती है कि वो कुछ भी किसी और से डिस्क्राइब कर सके, मतलब इस बारे में कुछ किसी से बात ही नहीं कर पाती कि वो अंदर से इतनी घबराई हुई रहती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राइटर ने कितनी अच्छे से पूरे एक सुनामी के को कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, हर एक कैरेक्टर को इस प्रकार से दिखाया है कि आपको मेरी बातें ही सुन के लग रहा होगा कि उस टाइम का, उस समय का जितने भी लोग इतने खतरनाक सुनामी को फेस किए होंगे उनके साथ क्या बीत रही होगी। ये जब पढ़ने में इतना खतरनाक लग रहा है तो राइटर ने इस तरीके से मेंशन ही किया है। तो हमारा जो पार्ट सेकंड है सुनामी का, इसकी समरी देख लेते हैं थोड़ा। पार्ट सेकंड इज द स्टोरी अबाउट अ यंग ब्रिटिश स्कूल गर्ल नेम्ड क्या रहता है, टिली। एक स्कूल गर्ल रहती है, उसका नेम क्या रहता है, टिली स्मिथ। अब यहाँ पर टिली स्मिथ, यहाँ पर देख लीजिए, टिली स्मिथ हु हैज़ विजिटेड द फुकेट बीच। कहाँ पास, कौन से बीच पे वो लोग जाती हैं, फुकेट बीच इन थाईलैंड। कहाँ पास जाती हैं, थाईलैंड। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करने लायक है। विथ हर फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अपनी फैमिली के साथ वो थाईलैंड जाती हैं फुकेट बीच पर, जहाँ पास वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली थी। ऑन 26 दिसंबर 2004 सी एंड हर इंटायर फैमिली वर ऑन द बीच। इस वाले दिन पे 26 दिसंबर 2004 में 2004 में वो और उसकी पूरी फैमिली कहाँ पास रहती हैं, बीच पर रहती हैं। सी एंड हर मदर नोटिस दैट द सी वेव्स वर स्लोली राइजिंग। मतलब वो और उसकी मदर देखती हैं कि जो सी वेव्स है, सी की जो लहरें हैं वो धीरे 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 क्या बढ़ रही हैं। सी हैड स्टार्टेड टू फोम एंड वॉज मेकिंग वर्स पुश। मतलब वो देख रही हैं कि वो जो है लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, फोम बना रही हैं और धीरे धीरे वो वर्लपूल कर रही हैं। ऑल्थो हर मदर वॉज नॉट मच वरिड अबाउट द साइन। हालांकि उसकी जो मदर रहती हैं बहुत ज़्यादा वरिड नहीं होती है इतने सारे साइन को देखने के बाद भी। टिली कुड सेंस समथिंग वॉज नॉट राइट। बट टिली को लगता है कि ये जो वेव्स हैं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जरूर कुछ ना कुछ तो रॉन्ग होने ही वाला है, मतलब उसको सब कुछ राइट नहीं लगता है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। टिली रिमेंबर्ड Tilly remembered that her geography teacher had once mentioned that tsunami can be caused by earthquake। तो टिली को जब ये सब देखती है तो टिली को याद आता है कि उसके ज्योग्राफी टीचर ने क्या कहा था कि सुनामी क्या है, सुनामी किसके द्वारा आती है, अर्थक्वेक के द्वारा आती है। वायलेंट ट्रीमर्स वो किस प्रकार की होती है, एक प्रकार की वायलेंट ट्रीमर होती है। वाल्कनोस कैन एंड लैंडस्लाइड्स
सी रेज्ड इन अलार्म दैट द डेडली वेव्स वर द साइंस ऑफ द सुनामी। तो वो क्या, वो उसे याद आता है कि हाँ, मेरे टीचर ने बताया था कि एक प्रकार का ये जब कहीं अर्थक्वेक के द्वारा ये सुनामी आती है तो उसमें एक प्रकार का झंझनाहट होता है। स्ट्रीमर मीन्स होता है झंझनाहट। वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड के द्वारा भी ये आ सकती हैं। सी जब ये आती हैं तो इसमें इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा ये सब भी हो जाता है। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सी रेस्ड इन अलार्म, और इस अगर इसका अलार्म जाना है मतलब क्या है अलार्म, वही है कि जब उसके जो डेडली वेव्स है, समुद्र की जो लहरें हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तो ये एक प्रकार का अलार्म होता है कि हाँ, ये सुनामी आने वाली है। तो टिली को ये सब याद आता है कि उसके टीचर ने ये सब बताया था कि जब ये सब चीज़ें होने लगे तो इसका मतलब ये है कि ये सुनामी आने का संदेशा दे रही हैं। सी इन्फॉर्म्ड हर फैमिली एंड मैनी पीपल ऑन द बीच, मतलब वो अपनी फैमिली को तो इन्फॉर्म करती है और बीच में जितने भी मेंबर्स रहते हैं सभी को इन्फॉर्म करती है कि भाई सुनामी आने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाइए, सो दैट दे खुड रिटर्न टू द होटल एज सुन एज पॉसिबल। लकीली the hotel that Tilly family was residing in could withstand the tsunami impact, and they were all saved from the disaster। वो जो होटल में वो जाते हैं वहाँ पर तो काफ़ी वो मतलब सेव हो जाते हैं इस डिजास्टर से। तो सुनामी पार्ट 3 काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो पार्ट 3 को हम थोड़ा सा समरी इसका डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अच्छे से आ गया होगा। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप सारे आंसर बहुत ही ईजी वे में दे सकेंगे। तो पार्ट थर्ड हम बात कर लेते हैं ऑफ यूनिट मेंशन द सिक्स सेंस ऑफ एनिमल्स। इस वाले जो पार्ट थर्ड में बताया गया है कि किस प्रकार से कोई भी घटना होने वाली होती है, किसी भी प्रकार का डिजास्टर होने वाला होता है, जो एनिमल्स के पास एक प्रकार का सिक्स सेंस होता है कि उनको पहले से ही घटना का आभास हो जाता है कि ये चीज़ होने वाला है। तो इसमें यही चीज़ दिखाया है कि एनिमल के सिक्स सेंस के बारे में पूरा राइटर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो द सिक्स सेंस ऑफ एनिमल्स इज आइडेंटिफाइंग डिजास्ट्रेस नेचुरल कैलेमिटीज। मैनी एनिमल्स बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, मतलब चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड हो। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, वाइल्ड मीन्स जो चाहे जंगली हो। कुड सेंस द कमिंग ऑफ द सुनामी ड्यूरिंग दिसंबर 2004 and they rushed into their shelter and were hesitant to come out of their homes। तो मतलब उन लोगों के थोड़ा सा सिक्स सेंस हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनका जो रहने का घर है या फिर कह लीजिए उनका जो शेल्टर है उससे क्या करती हैं, भागा दौड़ी मचा देती हैं। अराउंड 150,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ डजन कंट्रीज, मतलब डजन कंट्रीज में लगभग, मतलब ये तो कम दिखाया गया है, अराउंड बताया गया है। अराउंड 150,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन डजन कंट्रीज वाइल इन कंपैरिजन ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड इन द डिजास्टर। हालांकि इन लोग को पहले से ही सिक्स सेंस हो जाता था, ये क्या करते हैं, खुद को सेफली कर लेते हैं। तो काफ़ी लोगों की जो मृत्यु होती है लोगों की, वो 150,000 पीपल की लगभग इस ये जो डिजास्टर होता है इसमें काफ़ी लोगों को हानि होता है, बट उसके कंपैरिजन में जो जानवरों को है कम नुकसान होता है। अब यहाँ पास आपके एक पार्क मेंशन है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पास देख लीजिए, दी याला नेशनल पार्क कहाँ पास ये है, कहाँ पास लोकेटेड है, श्रीलंका में लोकेटेड है। इज होम टू ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पास बहुत ही टाइप्स के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड बर्ड्स, बहुत ही एनिमल्स एंड बहुत ज़्यादा बर्ड्स, कई टाइप्स के आपको इस वाले पार्क में देखने को मिलेंगे। कौन से पार्क में, दी याला नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पास सिचुएटेड है, कहाँ पास लोकेटेड है फ्रेंड, श्रीलंका में लोकेटेड है। मीन्स श्रीलंका में ये वाला पार्क है। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ऑलमोस्ट 60 विजिटर्स डाइड वाइल ओनली 2 एनिमल्स। यहाँ पास मीन्स इस वाले पार्क में जब ये सुनामी आई थी तो क्या लगभग 60 मतलब 60 लोगों की मृत्यु हुई थी, बट ओनली 2 एनिमल्स मारे गए थे। circuses were found. Also, a few park people had observed that 3 elephants were running away from the Patnangala, yes, Patnangala beach in आर बिफोर द सुनामी स्ट्रक इट। मतलब कि इसमें दिखा गया है कि 3 जो एलिफेंट थे वो रन कर रहे थे, कहाँ रन कर रहे थे, पटलांगला बीच पे रन कर रहे थे इन और बिफोर द सुनामी स्ट्रक, जबकि सुनामी स्ट्रक जो आने वाला था। इन अनदर इंसिडेंट्स अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लाइड नियर द
near the Gale coast had two dogs who refused to go for a walk on the beach. दो डॉग जहाँ कहाँ जाते हैं, बीच पे वॉक के लिए जाते हैं. This was indeed a warning signal for them and their master who were saved from the massive impact of the tsunami. तो वो क्या कहते हैं कि उनको तो साइन मिल जाता है, तो इस प्रकार से अपने मास्टर को सेव कर लेते हैं, इस सुनामी के इम्पैक्ट से बचा लेते हैं एक प्रकार से, मतलब उनके सिक्स सेंसेस काम कर देते हैं, तो इस वजह से उसका जो मास्टर रहता है वो भी सेव हो जाता है. तो थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं. अगर कुछ छोटा उटा होगा तो आपके कंक्लूजन में वो भी मेंटेन हो जाएगा. तो उसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं. द चैप्टर द सुनामी टीचेस अ लेसन टू स्टूडेंट दैट अ सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टर. ये मैंने आपको बता ही दिया. दैट कॉजेस मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड इमेंस लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मतलब काफ़ी लोगों को उनके प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की तो ज़िंदगी ही चली गई थी. इन ईच स्टोरी वी लर्न अबाउट हैड लाइफ लेसन एंड रिश्योरिंग डिटेल्स ऑफ डिटर्मिनेशन, करेज, साइलेंस एंड सर्वाइवल. किस प्रकार से उन्होंने इस सुनामी में अपना करेज दिखाया, अपना साहस दिखाया, किस प्रकार से उन्होंने मीन्स काफ़ी लोगों की साइलेंसी भी दिखाई, और काफ़ी लोग किस प्रकार से इस मुसीबत में कैसे सर्वाइव कर सके, ये सब भी पूरे इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. वन शुड एक्सहिबिटेड एक्ट्स ऑफ करेज, कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टफ स्ट्रगल ऑफ endurance and restoration presenting the ये तो यहाँ पास हो गया, ये कंक्लूजन हो गया. तो ये तो आपके बुक ही का हो गया. मतलब इसमें पूरा कंक्लूजन में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोगों ने अपने साहस को बनाए रखा, और इस बड़े से तूफान में कुछ लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी, बट कुछ लोगों ने अपने करेज की वजह से अपने लाइफ को बचा के रखा, अपने फैमिली को बचा के रखा, और काफ़ी लोगों की लाइफ भी सेव की. तो यहाँ पास हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड. तो आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे. आई होप आपने काफ़ी अच्छे से स्टोरी सुनी होगी और आपको सारा ही क्वेश्चन आंसर इजीली आ जाएगा. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुनामी, व्हाट हैपन ऑन 26 दिसंबर 2004. इसका आंसर तो आपको इजीली आ जाएगा. सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक अंडर द सी. मतलब जब अर्थक्वेक, पानी में अर्थक्वेक उठता है, मतलब पानी में जो भूकंप उठता है, उसके द्वारा क्या आता है, सुनामी आती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India. मतलब थाईलैंड में तो रहता ही है. कब रहता है, 26 दिसंबर 2004 में रहता है. जो कि किस को हिट करता है, कौन कौन से जगह को हिट करता है, थाईलैंड को करता है, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट. क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, हु फर्स्ट फेल्ट एन अर्थक्वेक इन अंडमान निकोबार. तो अंडमान निकोबार में पहली बार कौन फील करता है कि सुनामी आने वाली है. तो इसका आंसर होगा इग्निशियस. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो फर्स्ट वाला है वो अंडमान निकोबार की कहानी दिखाया गया फर्स्ट पार्ट में. उसमें मेन कैरेक्टर, जो मेन प्रोटोगनिस्ट का काम करता है, वो कौन सा कैरेक्टर रहता है, इग्निशियस रहता है. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटशेल. हिज वाइफ फेल्ड इन. उसकी वाइफ फेल करती है सुबह 6 बजे. In the morning, 6 a.m. in the morning, Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Question number 3. देखिए, अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली से आ रहे होंगे. तो व्हाट हैपन विथ मेघना, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मेघना के साथ क्या होता है. ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेघना वॉज अ 13 years old girl who swept away along with her parents. मतलब एंड 77 अदर पीपल्स. मतलब किसके साथ स्वेप्ट कर रही थी, अपने पेरेंट्स के साथ तो स्वेप्ट कर रही थी, बट उसके साथ 77 पीपल और भी थे जो इस पूरी इस भयंकर सुनामी का लहरों में बह रहे थे. सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. मतलब 2 दिन उसने फ्लोटिंग करते हुए, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था उस पर फ्लोटिंग करते हुए 2 दिन सी में बिताया. होल्डिंग ऑन द वुडन डोर 11 times. मतलब वो जो 2 दिन वो बेचारी उस सी पे क्या करती रहेगी, फ्लोटिंग करती रहेगी. और उसने उस बीच 11 टाइम, जो बचाव वाले नहीं रहते हेलीकॉप्टर वगैरह, तो उनको 11 बार उसने देखा, बट साइन भी किया, बट वो लोग कुछ उसको देख नहीं पाए, उसकी हेल्प नहीं कर पाए. शी शा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर. मतलब 11 बार उन्होंने जो हेलीकॉप्टर, जो रिलीव करने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, उसको अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा 11 बार. इसमें देखिए बहुत अच्छे से मेंशन है, तो ये सब आपको नोटिस करना पड़ेगा. बट दे डिड नॉट सी है. बट जो वो बचाव दल रहते हैं वो मेघना को नहीं देख पाते, इसलिए उसको बचा नहीं पाते. एट द लास्ट सी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. जो
जो सी शोर के लास्ट में क्या करते हैं, वॉकिंग करते हुए उसको दिखाया जाता है कि वो सी शोर पे क्या कर रही है, वॉकिंग करती रहती है इन अ डेज। डेज मीन्स मतलब वो अपने मानसिक संतुलन खोई हुई रहती है। इस हालत में वो कहाँ कहाँ वॉकिंग करती रहती है, सी शोर पे, मतलब सी के किनारे पे वॉकिंग करती रहती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पास पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, हु वॉज अलमास। फ्रेंड, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ज़्यादा तेज़ लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कम टाइम में मैं आपका ज़्यादा प्रिपरेशन करा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोलती हूँ, जिससे कि आप लोग का थोड़ा टाइम बचे। और जानते हैं हमारे पास टाइम तो है नहीं, एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हुए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपका कवर कराने की कोशिश करती हूँ। इसलिए इधर उधर की बातें किए बगैर अपना फिर से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हु वॉज अलमस। अलमस कौन थी? Almas was a little girl who spent her days on wood floating and then she fainted। मतलब कि वो भी एक वुड पे, क्या वुड के लकड़ियों के, उस पे लकड़ियों के क्या कहते हैं, मान लीजिए कि लकड़ी का कोई भी टुकड़ा था, इसमें दो फ्लोटिंग करती रह गई और लास्ट में क्या फेंटिंग होता है, बेहोश हो गई और लास्ट में वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागती है, सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कुमारटा। ये मैंने आपको बताया कि कौन से हॉस्पिटल में रहती है, कुमारटा के हॉस्पिटल में रहती है। फ्रॉम वेयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर की तरह वहाँ लाई जाती है। सी डिड नॉट टॉक विथ एनी वन अबाउट इंसिडेंट बिकॉज सी वॉज स्टिल ट्रोमाटिस्ट मीन्स कह लीजिए कि वो अपने होश हवास में रहती ही नहीं कि वो किसी से इस बारे में बात कर सके। तो ये आप समझ सके कि मैंने क्या बताया कि वो क्या करती है, हालांकि वो फ्लोट करती रहती है, वो जो लकड़ी का रहता है उस पर फ्लोट करती रहती है। फिर उसके बाद जब वो खुद उसकी आँख वहीं पास बेहोश हो जाती है, फिर उसकी जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। कौन से हॉस्पिटल में पाती है फ्रेंड? कुमारटा नाम के हॉस्पिटल में पाती है वो खुद को। और जब उससे वो लोग बात करना चाहते हैं तो वो इस हालत में ही नहीं रहती कि किसी को वो कुछ बता पाए उस इंसिडेंट के बारे में। तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज टिली स्मिथ। टिली स्मिथ कौन रहता है? वेयर शी गॉट अवार्ड्स। Tilly Smith was a British schoolgirl. She was 10 years old and was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। जब फुकेट बीच पे आता है, मीन्स थाईलैंड के फुकेट बीच पे सब सुनामी आती है, तो उसे अपने टीचर की बात, ज्योग्राफी टीचर की बात याद आती है कि सर ने क्या क्या, जब सुनामी आने के क्या क्या लक्षण बताए थे, तो उससे याद आता है। तो वो वहाँ पास अपने पेरेंट्स को तो बताती ही है कि सुनामी आने वाली है, और 77 अदर पीपल को भी बताती है कि आप लोग जल्दी जल्दी अपने होटल के कमरों में पहुंच जाइए, क्योंकि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, जिससे वो कई लोगों की लाइफ बचा पाती है। दैट्स वाई सी वॉज अवार्डेड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। मतलब क्यों, इसलिए उसको अवार्ड से विनर अवार्ड से क्या कहते हैं, अवार्ड दिया जाता है, नवाजा जाता है। हाँ, अवार्ड से नवाजा जाता है। इस प्रकार के कभी कभी तो कुछ मीनिंग ही नहीं मिलते, कुछ वर्ड ही नहीं मिलते कि मैं आपको किस प्रकार से समझा सकूँ। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ तो आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द स्मिथ फैमिली डूइंग एट फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो जो स्मिथ की फैमिली रहती है वो फुकेट बीच पे क्या करती रहती है, जो कि थाईलैंड में है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। यहाँ पास वो क्या करती रहती है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, अपने फुल फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग इस बीच पर आते हैं, जो कि कहाँ रहता है, थाईलैंड में रहता है। कौन सा बीच रहता है? फुकेट बीच रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड टिली स्मिथ नो दैट इट वॉज सुनामी। उसको कैसे पता चलता है कि हाँ ये छोटी मोटी लहर नहीं है, ये सुनामी, एक टाइप की सुनामी आ रही है। टिली स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। उसको सेंस होता है, मतलब उसको थोड़ा वो लगता है कि ये हाँ कुछ तो सही नहीं है, मतलब कुछ तो रॉन्ग होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड। जहाँ पास उसको उसके ज्योग्राफी टीचर ने बताया था, वो कहाँ पास बताया था, इंग्लैंड में बताया था। शी रिमेंबर दैट सी हैज़ लर्न दिस इज क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई। मतलब हवाई में जिस प्रकार से सुनामी आई थी, तो उसको दिखाया गया था किस प्रकार से सुनामी के आने के लक्षण क्या थे। इन आइलैंड इन 1946 सी न्यू दैट द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वॉल्कनोज एंड लैंडस्लाइड। इन तीनों के द्वारा ही क्या आती है, सुनामी आती है। इस वजह से उसको सब कुछ नॉलेज में था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, वॉट डिड टिली डू टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल एट बीच। किस प्रकार से वो, मतलब जो बीच पे लोग रहते हैं उनको किस प्रकार से सेव कर पाती है, उनकी लाइफ को। टिली स्क्रीम दैट इट इज़ अ सुनामी इवन थो हर मदर डिड नॉट नो। मतलब हालांकि उसकी मदर को भी देखती है, बट उसकी मदर बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाती है कि हाँ ये छोटी मोटी लहर है, कोई सुनामी नहीं है। पर टिली को सेंसेस उसके फील करते हैं कि हाँ ये छोटी मोटी लहर नहीं, सुनामी है।
What is it? Still, they went away from the beach. Tourists of the beach also went to the third floor of the hotel, and this is how they saved their life. जब वो कहती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने होटल के थर्ड फ्लोर पे जाके अपनी लाइफ को सेव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. वॉट बिहेवियर ऑफ एनिमल सो दैट दे ऑलरेडी गेट टू नो अबाउट डिजास्टर. मतलब क्या बिहेवियर करते हैं जब उनको लगता है कि, जब उनके सिक्स सेंसेस काम करते हैं एनिमल्स के, तो क्या बिहेव करते हैं कि हाँ सुनामी आने वाली है. तो एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड. मतलब वो क्या करता है कि जो बड़े ग्राउंड में एलिफेंट भागने लगता है. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. Flamingos abandoned their low-flying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter. These behaviors tell us about their sacred power. तो ये बिहेवियर उनको दिखाता है कि किस प्रकार से वो अपने सेक्रेट पावर का यूज़ करके खुद को सुनामी के लहरों से बचा पाते हैं. What happens it could 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 dread cost. Just a second, friend. What happens एट कुडाडेड कॉस्ट. मतलब ये जो कुडाडेड कॉस्ट उसका क्या होता है. तो एट कुडाडेड कॉस्ट ये एक प्रकार का, मान लीजिए शायद कोई जगह है, इसके बारे में मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सच बता रही हूँ सीरियसली. थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश बट बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. मतलब ये पीपल तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उनको नुकसान हुआ था, बट वहाँ की जो बफेलोज थी, गोट्स थी एंड डॉग्स थे, उनको कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था. क्वेश्चन नंबर 11. वाई डिड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड एट गाले. तो वो क्यों आउटसाइड भाग गए थे डॉग्स. इसका आंसर है अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लाइव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड दैट हिज डॉग्स रिफ्यूज टू गो ऑन द बीच वेयर दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटसाइड. दिस इज बिकॉज द डॉग्स गॉट सम काइंड ऑफ अलर्ट फ्रॉम देयर सुपर पावर दैट डिजास्टर इज गोइंग टू कम. दस इट सेव द लाइफ ऑफ मैन आल्सो. तो इसमें क्या हुआ है, वो उसके मालिक डॉग्स के कहते हैं कि जब मेरे डॉग्स को ऐसा फील हुआ, मैं हालांकि उसको डेली ही वहाँ पर सैर कराने के लिए आउटसाइड ले जाता था, तो जब मेरे डॉग्स को फील हुआ, उसके सिक्स सेंसेस, उसके सुपर पावर ने काम किया कि यहाँ कोई बहुत बड़ी डिजास्टर आने वाली है, तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार से उनका लाइफ सेव हुआ. तो मतलब वो पहले ही थोड़ा सा डॉग्स को क्या थोड़ा सा भाव मिल जाता है कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो अपने मालिक को इशारों इशारों में बता देता है. तो कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी लाइफ सेव हो उसकी. क्वेश्चन नंबर 12. वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड. ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं. फिर व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर शाह बोथ शाह द शी राइस एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म वर्लपूल्स. मतलब एक प्रकार से देखते हैं कि सी बढ़ रही है, मतलब सी का जो वेव्स है वो कम आ रहा है, और उनका जो फॉर्म है वो मीन्स काफ़ी घूम घूम के आ रहा है. इसको वर्लपूल्स को किया वर्लपूल्स करते हुए आ रहा है. तो कहाँ पर थे हम. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Just a second, friend. तो वो देखती हैं कि जब सी की लहरें बढ़ने लगती हैं तो इस प्रकार से उनको साइनिंग मिल जाता है कि हाँ मतलब कि जो सुनामी है आने वाली है. क्वेश्चन नंबर 14. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कि आपके एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही क्वेश्चन ऐड कर ली हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है. डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाई देम. मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि टिली की मदर को इस प्रकार का एहसास हुआ था. अलार्म का यूज़ यहाँ पास हुआ है कि एहसास हुआ था कि उनको कि हाँ इस प्रकार की सुनामी आ सकती है, मीन्स आ रही है. टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड. उसकी मदर को बिल्कुल भी वो अंडरस्टैंड नहीं हो सकी कि ये जो साइन दिखा रहे हैं नदी के वेव्स के बढ़ने के, इस प्रकार के वर्लपूल के होने का, तो इससे सुनामी आ सकती है. तो could not understand what was happening and only realized that it was serious when Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. जब तक वो बिल्कुल ही मतलब रिलैक्स फील करती हैं, जब तक कि टिली उनको खुद नहीं बताती है कि ये तो सारे साइन किसके हैं, सुनामी के आने के साइन हैं. तो आई होप अब क्वेश्चन ना हो. तो क्वेश्चन यहाँ आपका ख़त्म हो गया. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो गया. तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट किसके द्वारा लिखा गया है, एच डी सावंत द्वारा लिखा गया है. ये राइटर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो मीन्स हैं ही, हो नहीं सकते हैं ही, तो इनको आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा. ये मेरा सजेशन है आप लोगों को. तो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट का हम क्या देखते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वन आवर होने वाले हैं.
The lesson gives us a short and precise description of the event that took place in our country from 1757 to 1857. It enlists incidents that led to widespread revolts known as the First War of Independence. It provides a glimpses of how the British East India Company expanded its power in India and exploited Indians, how they robbed landlords and farmers of their land, created situation that led to feminize and pushed patriots to लॉन्च वाइड स्प्रेड मस्कर्स। मतलब कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस वाले चैप्टर में पूरा जो दिखाया गया है ये पूरी कहानी शुरू होती है तब की होती है जब हमारे देश में ब्रिटिश की एंट्री होती है। तो उस टाइम काफ़ी राजा महाराजा एक दूसरे से लड़े पड़े थे, तो वो क्या करते थे कि ब्रिटिश की हेल्प लेते थे। तो इसका फ़ायदा ब्रिटिश उठा के हमारे देश में पहले तो वो मात्र व्यापार करने के इरादे से आए। ये पूरी कहानी घूमती है 1757 से लेके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक की घूमती है। तो किस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे अपना पावर जमा लिया, किस प्रकार से वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, किस प्रकार से वो लैंड लॉर्ड्स को मतलब किस प्रकार से वो ज़मीनों का कर बढ़ाते थे, अनाजों पे ज़्यादा कर लगाते थे। यही से पूरी स्टोरीज में दिखाई गई है। मतलब और भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे देश में उस टाइम कौन कौन सी कुरीतियाँ व्यापार थी, जैसे सती प्रथा, विधवा, ये सब सती प्रथा, बहुत सारे मतलब बहुत बाल विवाह, ये सब की कुरीतियाँ थी। तो इसमें थोड़ा सा राजा राम मोहन राय की भी स्टोरी बताई गई। तो इस प्रकार से हमने इसका इंट्रोडक्शन तो देख लिया। मतलब इसमें पूरी स्टोरी 1757 से लेके 1857 तक की जितनी भी घटना स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा हुआ है वो पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका इंट्रोडक्शन यही था। थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी भी इसकी काफ़ी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। The lesson gives us a short and precise description of a few historical events that took place in our country from 1757 to 1857। ये मैंने आपको बता दिया कि ये पूरे उस हिस्टोरिकल इवेंट को कवर किया है ये वाला चैप्टर। कब से कब तक? 1757 से 1857 तक की। The first one is just a second trick. The first one is of the day India gained freedom and Lata Mangeshkar sang the song ए मेरे वतन के लोगों। तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि पहले मतलब कि किस प्रकार से पहले जो हमें स्वतंत्रता मिला था और लता मंगेशकर ने ये वाला सॉन्ग गाया था ए मेरे वतन के लोगों। द सेकेंड इंसिडेंट, जो दूसरा इंसिडेंट में दर्शाया गया है वो 1757 का है। व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन ट्रेडर्स। मतलब एक प्रकार से वो बस एक ट्रेड करने के मीन्स व्यापार करने की इरादे से हमारे यहाँ पास आए थे हमारे देश में। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो क्या किए, ही बिगैन एक्सपेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेंस इन इंडिया। The short-sightedness of the Indian princely rulers helped the British East India Company in successfully taking over control from the Indian ruler। यहाँ पास वो देख रहे हैं कि जो इंडियंस प्रिंस हैं वो किस प्रकार से वो मतलब किसी भी काम के लिए ब्रिटिश की हेल्प ले रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठा के ब्रिटिश रूल जो क्या किए, ब्रिटिश वाले क्या किए, सारा के सारा अपना पूरा के पूरा राज्य ही यहाँ पास रूल स्थापित कर दिए। क्योंकि उस टाइम के यहाँ पास जो राजा थे वो ज़्यादा किसी लायक नहीं थे, मतलब इतने वो नहीं थे, कमज़ोर ही थे। तो उनका फ़ायदा उठा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दावा खेल दिया। अडॉप्ट द डिवाइड एंड रूल, मतलब किस चीज़ का उन्होंने ब्रिटिश ने अडॉप्टेशन किया, डिवाइड एंड रूल। मतलब उनको डिवाइड करो और अपना रूल करो। मतलब लोगों को डिवाइड कर मतलब राजाओं में फूट डालो और वहाँ अपना राज्य जमाओ। द रूलर ऑफ मैसूर के राजा कौन थे? टीपू सुल्तान वॉज द ओड वन आउट एंड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो वहाँ के राजा थे मैसूर के कौन थे? टीपू सुल्तान थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या किया? फाइट किया। द थर्ड, सेकेंड वाले इस इंसिडेंट में बताया है। और द थर्ड इंसिडेंट में क्या बताया गया है? नेटर्स द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन कंट्री, मतलब किस प्रकार से ब्रिटिश ने हमारे कंट्री में किस प्रकार का रूल किया। देयर वॉज राइज ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ मिथ एंड तबूस लाइक अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज। मतलब काफ़ी इस जो थर्ड इंसिडेंट इस वाले चैप्टर में बताया गया है कि उस टाइम जब ब्रिटिश हमारे में रूल कर रहे थे उस टाइम उन्होंने इसका भी फ़ायदा उठाया कि हमारे जो देश में बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान थी, जैसे कि छुआछूत का, चाइल्ड मैरिज का, इनफेरिटी का, ऑफ वोमेन का, बहुत सारी कुरीतियाँ उस टाइम समाज में विद्यमान थी। तो ब्रिटिश सरकार ने उसका भी फ़ायदा उठाया और उसकी वजह से भी
उन्होंने अपना रूलिंग लाइफ स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन इंडियंस एंड इनिशिएटेड ब्रेन वॉशिंग द रूलर्स अगेंस्ट दे। मतलब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने जो सीधे साधे बेचारे जो इंडियंस हैं उनका क्या किया, ब्रेन वॉशिंग कर दिया। मतलब कि उनको सीधे साधे भोलेपन, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया और उनमें अपना हक जमाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना रूल पूरे देश में विद्यमान कर दिया। द नेक्स्ट इवेंट डिस्कस द लेजेंडरी राजा राम मोहन रॉय। या जो नेक्स्ट इवेंट है यहाँ पास इस चैप्टर में डिस्क्राइब हुआ है वो राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्क्राइब हुआ है। ही वॉज ऑफ द बिलीफ दैट इंडियंस मस्ट नॉट कंसिडर देम सेल्फ inferior or look down upon themselves. He, just a second friend, he believed that our ancient culture was great and the people were designed for greater achievement. Raja Ram Mohan Rai is known for the efforts of abolish the practice of sati and child marriage. इन्होंने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को काफ़ी ज़्यादा रोका था। इस प्रकार से इन्होंने ये वाला जो हमारा थर्ड वाला इवेंट है इसको डिस्क्राइब करता है। ये कहते हैं कि हमारे जो एंसेंट टाइम के जो चीज़ें हैं, वो जो हमारा एंसेंट कल्चर है वो काफ़ी ग्रेट है, उसको ही फॉलो करते हुए हम अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो इन्होंने किस किस चीज़ों को रोका था फ्रेंड्स, सती प्रथा को और चाइल्ड मैरिज को, मतलब बाल विवाह को। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किस कुरीतियों को हमारे देश से में होने से रोका था, तो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इसलिए अलग से कॉल करा देती हूँ। द फिफ्थ इंसिडेंट में आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश ऑपरेशंस पासिंग ऑफ वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब ब्रिटिश वाले क्या कर रहे थे कि बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन पास कर रहे थे कि मतलब एक लॉज तो वो पास कर रहे थे, उसके बाद दोबारा ऐसे लॉज पास कर रहे थे जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। बट एक ना एक वो लॉस पास ही कर जाते, मतलब एक ना एक नियम बनाते ही जा रहे थे कि हम इस तरीके से इंडियंस रहेंगे, इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, इस तरीके से ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग तो 1857 की पूरी क्रांति जानते ही हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी ही स्टोरी को थोड़ा सा इस वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया गया, हर एक चीज़ को। द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू फाइंड न्यू वेव्स टू ब्रिंग मिजरी एंड सफरिंग टू इंडिया। मतलब वो हर एक नया तरीका ढूंढते थे किस प्रकार से इंडियन को दुख तकलीफ पहुँचा सकें। The next one discuss about the डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस। मतलब एक और जो चौथा हमें मीन्स इसमें जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ हमें बताता है इस वाले चैप्टर में कि किस प्रकार से इंडियंस जो थे डिससेटिस्फैक्शन थे, मतलब कि इंडियन पीपल हैड बिकम मोर वरीड, मतलब बहुत ज़्यादा वो वरीड हो गए। दे किंग्स वर नाउ बीइंग ट्रीटेड एज पपेट्स। जो वहाँ के जो हमारे देश के राजा थे वो मासूम इंडियंस को मीन्स मासूम जो आम जनता थी उनको किस प्रकार से एक प्रकार के पपेट्स के मतलब अपने हाथ की कठपुतली समझते थे और उनको नचाते रहते थे। तो इससे भी वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। इससे भी जो आम जनता थी उससे बहुत ज़्यादा ऐसे राजाओं से क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दे हैड लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स। वो अपने पुराने जॉब्स और अपने ज़मीनों को बेचारे खोते जा रहे थे। ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग सम ऑफ देम टू चेंज देयर रिलीजन। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कुछ लोगों को फोर्स करते थे कि वो अपना रिलीजस तुम चेंज करो, अपना रिलीजन तुम चेंज करो, अपने धर्म में परिवर्तन लाओ। इंडियंस वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग। द सेवंथ कॉमिक स्ट्रिप टेल्स अबाउट द इनिशियल स्पार्क्स ऑफ फ्रीडम। जो लास्ट में हमारा दिखाता है इस चैप्टर में, तो किस प्रकार से दिखाता है कि आम जनता ने किस प्रकार से फ्रीडम की मांग कर दी। द इवन इंक्रीजिंग टैक्सेस लेविड ऑन द पेशेंट्स कंटिन्यूइंग टू प्रेशराइज देम एंड वर्सन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। द जस्ट सेकेंड फ्रेंड द एट इंसिडेंट इज, मतलब इसमें दिखा दे किस प्रकार से वो जबरदस्ती कर जो ब्रिटिश थे आम जनता से किस प्रकार से मतलब टैक्सेस को वसूल करते थे, उनके चाहे मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा उनको फाइनेंशियल नुकसान होता था। और जो 8 इंसिडेंट्स में डिस्क्राइब किया गया है, द 8 इंसिडेंट इज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब 8वें इंसिडेंट्स में इस वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि 1857 की जितनी भी क्रांति थी बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया है। विच वॉज द म्यूटिनी बाय द सिपॉयज ऑफ मेरठ, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। इसमें देखिए मेरठ लिखा गया, मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। आप 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी फ्रेंड, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ये सब आप लोगों को पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। The sepoys marched and moved to Delhi to support their empress like बहादुर शाह के सपोर्ट में। फाइनली द फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन इन द ईयर 1857। फिर उसके बाद इतना अत्याचार सहने के बाद जब मेरठ से क्रांति एक प्रकार की चिंगारी जब मेरठ से लगी ही गई, तो पूरे देश में क्या हो गया कि स्वतंत्रता की मांग होने लगी। तो जो क्रांति उठी थी, कब से उठी थी फ्रेंड, 1850 स्ट्रगल बिगेन इन 1857 से क्रांति हमारे उठी थी स्वतंत्रता की। इन इनिशियल रिवॉल्ट बिकम स्ट्रॉन्ग एज इंडियंस फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, प्लीजेंट सोल्जर,
प्रिंसली मीन्स रूलर्स मीन्स कि वहाँ के जो राजा लोग थे, एंड अदर नेशनलिस्ट मतलब आम जनता, ज्वाइन द कॉमन कॉज टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ कंट्री। मतलब इन लोगों ने सब ने मिलकर कहा कि अब तो जब एक चिंगारी उठी गई तो इस चिंगारी को हम आग देंगे और अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे ही। तो इस प्रकार से पूरे इस चैप्टर को डिस्क्राइब किया गया है। आई होप आपको सब कुछ स्टोरी पूरे अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है फ्रेंड। तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेते हैं, आई मीन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो शॉर्ट टाइप के हैं। सॉरी। तो फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प द बेस्ट ईस्ट इंडिया ये क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर बेस्ट नहीं होगा, यहाँ ईस्ट होगा, ईस्ट लिख लीजिए आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो व्हाट हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओवर पावर इंडिया प्रिंसेस, मतलब किस प्रकार से जो ब्रिटिश लोग थे, किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, किस प्रकार से इंडियन प्रिंस पे कैसे अपना पावर जमा लेते हैं। द इंडियन प्रिंसेस वर ऑलवेज इंगेज इन फाइटिंग विथ वन अदर, मतलब एक दूसरे राजा जो थे इंडिया के उस टाइम एक दूसरे से ही भिड़ने में बिजी थे। द रिवालरीज पेव्ड द वे फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओवर पावर इंडियन प्रिंसेस। तो इन्होंने कहा क्या काम किया कि फूट डालो राज करो वाला नियम अंग्रेजों ने अपनाया और आराम से अपने पावर को क्या किया, गेन किया। हु वॉज टीपू सुल्तान, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वॉज टीपू सुल्तान, व्हाट हैपन टू हिम, मतलब टीपू सुल्तान कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था। टीपू सुल्तान वॉज अ फार सीइंग रूलर ऑफ मैसूर, मैसूर के ये रूलर थे। ही वॉज डेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर पॉलिसीज, मतलब वो मारे जाते हैं, जो ब्रिटिश रहते हैं उनके सामने वो मीन्स हथियार नहीं डालते हैं, तो क्या करते हैं उनके पॉलिसीज़ को वो नहीं करते हैं तो मारे जाते हैं। ही फाउट देम टिल डाइड, मतलब वो अपने अंतिम समय तक ही ब्रिटिश लोगों से फाइट करते हुए फिर वो विजय हो जाते हैं। मीन्स क्या कहते हैं कि उसको जस्ट अ सेकेंड, विजय नहीं बोलेंगे, मीन्स जो शहीद हो जाते हैं, हाँ शहीद मीन्स शहीद, अपने अंतिम समय तक भी वो फाइट करते करते शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई मारा जाए तो उनको मृत्यु नहीं होती, वो एक प्रकार के शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्ड यूज़ करना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान अंग्रेजों से अपने अंतिम समय तक लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड राम मोहन रॉय गो टू इंग्लैंड, मतलब क्यों वो इंग्लैंड जाते हैं। व्हाट डिड ही टेल द ब्रिटिश देयर, वो फिर वहाँ क्या कहते हैं कि ब्रिटिश वहाँ पर क्या करते हैं। द राजा राम मोहन रॉय वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश सो पावरफुल, वो इसलिए इंग्लैंड जाते हैं कि वो देखना चाहते थे कि ब्रिटिश जो हैं कि इतने पावरफुल कैसे, उनके नियम को, उनके रूल को, उनके सब तरीक़ों को सीखना चाहते थे कि वो उनके रंग ढंग को अपना के उनके ही तरीके से, उनके ही हाल चाल से हम उनको ही परास्त करेंगे। देयर ही टोल्ड देम दैट द इंडियंस एक्सपेक्टेड देम एज रूलर एंड दे मस्ट एक्सेप्ट देम इंडियंस एज सब्जेक्ट। ही ऑल्सो रिमाइंडेड देम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन टू हिज सब्जेक्ट, मतलब वो कहते हैं कि सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सारे जितने भी रूलर हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सब्जेक्ट अपना ज्ञान होना चाहिए। व्हाट वाज रेगुलेशन इल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इन 1880 द ब्रिटिश हैज़ पास रेगुलेशन थर्ड क्या है, तो इन 1880 द ब्रिटिश हैड पास रेगुलेशन थर्ड। अंडर दिस रेगुलेशन इन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, मतलब कि बिना किसी गवाह सबूत के, बिना किसी ट्रायल के वो सीधे ही जेल में भेजे जा सकते हैं। ये वाला रूल पास हुआ था, कब हुआ था, 1818 में हुआ था, जिसको रेगुलेशन थर्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मैकाले सजेस्ट इन 1835, मैकाले जो ब्रिटिश गवर्नर है, एक ब्रिटिश गवर्नर रहते हैं मैकाले, तो व्हाट डिड मैकाले सजेस्ट इन 1835 में वो क्या सजेस्ट करते हैं। इन इंग्लिश मैन मैकाले सजेस्टेड दैट इंडियंस शुड बी टॉट थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या कहते हैं कि वो इसलिए नॉर्मल पीपल को इंडियंस को इसलिए इंग्लिश सजेस्ट करते हैं कि उनको अपना छोटा मोटा काम करा सके, उनसे प्यून का जो चपरासी का काम है कि उनको इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज उनको आना चाहिए, उनको सिखाते हैं कि उनको जो छोटा मोटा काम हम करा सकें। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, 1 घंटे की हो गई है, तो हमारा मोस्टली 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर के साथ। मीन्स अभी आपका बचा हुआ है बिपिन बाबू चौधरी, लैप्स ऑफ हिज मेमोरी, इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, और
जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैं आपको शो कर देती हूँ कि अभी हमारा क्या क्या बचा है। 1 चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 5 बचा हुआ है, एंड जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कर दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। अच्छा बुरा कुछ भी हो टाइप करिएगा, मुझे अच्छा लगता है, आपका कमेंट देके मुझे अच्छा लगता है। तो चैप्टर 6 आपका बचा हुआ है। ये रात के बज रहे हैं 12, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 12:15 हो रहे हैं। मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि मैं पोस्ट कर सकूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि आपकी क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है, पीडीएफ तैयार करो खुद, मतलब क्या बताएं आप लोग से क्या। बस आप लोग, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों का भी प्यार मेरे साथ बना हुआ है, मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग 1K फैमिली हो जाएं, बस यही दुआ है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मुझे सपोर्ट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब विजिट टू कैम्ब्रिज चैप्टर 7 है, आई थिंक एक चैप्टर और है। फिर यहाँ से हमारा पोएम स्टार्ट हो गया, तो हमारा प्रोज का पार्ट जो है यहीं तक है। प्रोज का पार्ट मैं आपका करा लूँगी, तो उसके बाद हम पोट्री का पार्ट कवर करेंगे। तो हमारा प्रोज का पार्ट यहीं पास खत्म हुआ। हमारा ये लास्ट चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। क्लास 8 का हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये वाले वीडियोस, ये वाले चैप्टर भी देखने के लिए आप प्लीज़, मतलब 3 हमारा हो चुका है, 4 अभी बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हम पूरा ही आपका कंप्लीट करवा देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। हो गया है 12:30 बजने वाले हैं रात के, तो काफ़ी मैं मेहनत कर रही हूँ। बस आप लोग भी अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।